अभी रुक जाओ जरा एक मिनट, ये उतारो पहले। ना अरे पहले ऐसा तो उतारो, कौन सा सवाल था कल, कौन सा सवाल था दिखाओ। क्या है? तो ये तुमसे ना होगा। अब आप लोग, मैं क्यों कहूँगा, घर से दिया था ये। अरे जो बैग इस तरह दिया था, भाग कर दो उसे यार, फॉर्मूले में रख के। मैं क्यों करवाऊंगा, अपना आप करो। आधे पेज में हो जाएगा, हो जाएगा 4 लाइनों में हो जाएगा। हाँ जी, तीन सेकंड। डी का निर्माण, डी डी
देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले हम कहेंगे कोई भी अभिक्रिया है तो हम कहेंगे माना ए की कोटि m तथा b की कोटि n है। ये हर बार हर किसी में करेंगे, n है। तब अभिक्रिया का वेग कैसे लिखोगे? तब अभिक्रिया का वेग समीकरण बनाने देख लो कैसे बनाते हैं हम। जो नॉर्मली अभिक्रिया का वेग होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? ए की सांद्रता के और बी की सांद्रता के। ये मत देखना 2 है 3 है क्या है, वो नहीं, हमने तो सामान्य मान लिया। अभी कभी कोई सोचा कि यार यहाँ 2 है यहाँ 1 है 3 कोटि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, हो सकता है इसकी सांद्रता हो ना हो या इसकी सांद्रता हो ना हो, तो हमें इससे क्लियर नहीं होगा, वो इसके मानों से क्लियर होगा। तो हमने ए की कोटि क्या मानी थी? m और b की कोटि n मान ली। अब अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, ठीक है जी। वेग को तुम लिख सकते हो क्या? r, और अनुक्रमानुपाती हटा देंगे, k लगा देंगे, a की सांद्रता। अब यहाँ से ना बस यहाँ तक आ जाओ, और ये अब तुम ऐसा समझ लो जैसे कक्षा हाई स्कूल 9th का तुम्हारे क्वेश्चन चल पड़ेंगे। क्या है ध्यान से समझो जरा। दरअसल ये जो लिखा था ना डी के निर्माण की, तो तुम यहाँ वेग भी लिख सकते हो और यहाँ डी भी लिख सकते हो, क्योंकि डी के निर्माण की दर है। उन्होंने डी का मान दे दिया, कभी कभी वो आर का मान दे देते हैं, ये सब वेग है। फॉर्मूले से तुम्हें पता चल जाएगा। ये सांद्रता दी है इनकी। अब देखो ध्यान से, जब ए का मान हम ये लगाएंगे, बी का मान ये लगाएंगे, तो डी का मान हम ये वाला लगाएंगे, एक समीकरण बन जाएगी। ये माना ए का मान लगाएंगे, बी का मान लगाएंगे, डी का मान ये लगाएंगे, दूसरे समीकरण बन जाएगी। ऐसे ये वाले मान लगाएंगे, यहाँ तीसरी समीकरण बन जाएगी, और ये वाले मान लगाएंगे, चौथी समीकरण बन जाएगी। कौन कौन से मान हमें नहीं पता होंगे? एक तो के का मान हर बार नहीं पता चलेगा, और इन घातों का मान नहीं पता चलेगा। समझ में आ रहा है? तो अब हमें 4 समीकरण बनानी है। ये समीकरण बनाना ही सबसे बड़ा खेल है। एक समीकरण आ गई है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास इसके लिए बना रहे हैं हम समीकरण 6 गुणा 10 की घात -3 बराबर क्या आ जाएगा? ए का मान बोलो, ब्रैकेट में लगा देंगे 0.3 की घात। तो कौन बोल रहा था अभी? और ये समीकरण नंबर 2। अब दूसरे के लिए आ जाओ। इसके लिए जब वेग हमारा 7.2 है, 10 की घात -3 है, 5 नंबर बिल्कुल -2 है, सुंदर हो जरा, -2 है, तो हमारे पास बी का मान ये है, ए का मान ये है, के ऐसे रहेगा। तो ए का मान आ गया 0.3, ऐसा लग रहा है सवाल ना होगा आज। और एक और बात बताऊं, ये सवाल 5 नंबर का देखने में ऐसा लगता है मोस्टली बच्चे से छोड़ देते हैं, तो छोड़ने का कारण पता है उनका क्या होता है? या और बड़े बड़े शोरमाओं की बात बताऊं, जो हम ये करें ना 2-3, उनसे भी यही गलती होती है एग्जाम में कि कुछ का मान कुछ का कुछ लग जाता है, बी की जगह ए का लग जाता है। एक मान गलत हुआ नहीं है, या दशमलव गलत हुआ नहीं है, या कोई घात गलत हुई नहीं है, पूरा सवाल गलत जाएगा, क्योंकि एक का मान दूसरे में लगते हुए चलते हैं हम। इसलिए एग्जैक्ट समीकरण बनानी है, एग्जैक्ट हमें उनके मान लगाने हैं। और एक और बात सुन लो, अगर कोई सवाल 10 मिनट में हो रहा है ना, और एक तुमने गलती कर दी, तुम सोचो वो गलती मैं 1 मिनट में ढूंढ लूँगा, ऐसा नहीं है। फिर वो गलती अगले 10 मिनट में मिलती है, यानी कि अगले वाले सवाल का टाइम भी तुमने उसमें ही खर्च कर दिया। इसलिए कोशिश ये करो कि चाहे 10 की जगह 11 मिनट लग जाए, 11 मिनट लग जाए, कम से कम अगले सवाल के 9 मिनट तो बचा रहे हैं हम। हपड़ नहीं करनी है कुछ भी, वरना अगर जो एक गलती होगी सर दोबारा से ढूंढने के लिए ना फिर 10 मिनट और लगते हैं, और अगर जो गलती नहीं मिली तो दिमाग अलग खराब होता है, तो अगला सवाल और बुरा हो जाता है। इसलिए एग्जाम को उस हिसाब से तैयारी रखना अपनी। अब देखो ध्यान से, ये दूसरी समीकरण बन गई। अब तीसरी समीकरण यहाँ से बनेगी। तीसरी समीकरण बनेगी, अरे मान बोल दो, बार बार मुझे देखना पड़ रहा है। बोला 10 की घात ए का मान, समीकरण नंबर 4 आ गई। लास्ट समीकरण बना रहे हैं, के आ गया, ए का मान
कोई ऐसा तो नहीं जिसे ये नहीं पता चलो समीकरण कहाँ से बननी है, बस समीकरण बन गई, समझ लो सवाल हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, इन समीकरणों को देखते हैं, इन समीकरणों को देख कर तुम ऊपर वाली को नहीं देखना है, 1 2 3 ये नीचे की जो 4 आई हैं इनमें से तुम्हें ये देखना है कि एक सा मान किसका है, एक सा मान किसका है, इनमें से उन्हें समीकरणों को आपस में बटे करना है। देखो इधर ये या तो सुनो इधर, या तो एक सा मान हो या वो मान किसी से कट जाए ऐसा वाला मान हो। तो नॉर्मली यहाँ वैसे तो देखो ये और ये मान एक से हैं, तो इस और इस समीकरण को जब हम डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये वाले मान अलग अलग आएंगे। हमेशा ऐसे नहीं आता तुम कोई से समीकरण कोई से भाग देते हैं, ऐसा अगर जो तुमने कर दिया तो आंसर नहीं आएगा। हमें हमेशा ऐसी कोई समीकरण ढूंढनी है जिसमें या तो m वाला मान कट जाए या n वाला मान कट जाए, या तो m वाले एक से हो या n वाले एक से हो, वो समीकरण लेनी है। चाहो तो तुम इसे देख लो, देखो इनमें दोनों के मान अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों के एक से हैं, तो m से m कट जाएगा, बटे करना है हमें। और अगर इसे नहीं, अब तुमने देखो इधर अगर तुमने ये और ये बटे कर दिया तो ना तो ये कटेगा ना ये कटेगा, m और n में 2 घातें बन जाएंगी, वो तुलना नहीं हो सकती, घात केवल एक ही तुलना हो सकती है, तो हमें एक घात कैंसिल करनी पड़ेगी। तो एक घात कैंसिल करने के लिए पहले ही सोचना है, कभी गलती करके सोचोगे, सोचो एग्जाम में हमने सवाल करते 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 यहाँ आ गए और बाद में सोच रहे हैं यार गलत मान कर दिया, अब दोबारा से बटे करें, तो ऐसा नहीं है। पहले ही सोच लेंगे एक बार देख के यार 1 ये है और 1 वाला कहाँ ये है, तो इन दोनों को बटे करो, दूसरी और 5वीं को, ताकि n कट जाए, ये बचेंगे। अगली बार हम इन दोनों को बटे कर देंगे, तो इसमें से ये m वाला मान कट जाएगा, n बच जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो अब देख लो कौन कौन सी समीकरण बटे कर रहे हैं। हम लिखेंगे समीकरण 2 को 5 से भाग करने पर, ठीक है जी, समीकरण 2 को 5 से भाग कर रहे हैं हम, ध्यान से देखते रहो जरा। जब 2 को 5 से भाग करें, समीकरण 2 लिखो भाई ऊपर देखो, समीकरण 2 है ये 6 गुणा 10 की घात माइनस के 3, और 5 कौन सी है ये, बराबर के, और देखो ये समीकरण यहाँ m हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा, नीचे इसके लिए आ जाएगा, यहाँ 0.4 m हो जाएगा, 0.1 n हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, k से तो k कैंसिल हो रहा है, ये पूरा मान कैंसिल हो रहा है। अब इसमें भी ध्यान से देख लो, 10 हम बढ़ा के 0 बढ़ा रहे हैं, तो ये 60/24 हो रहे हैं, और 10 की घात माइनस के 3 और प्लस के 2 बराबर, यहाँ देख लो 0.1 की घात m हो रही है, 0.4 की घात ये भी m हो रही है। अब अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो 60 24, या ऐसा कर दो, ऐसे देखो 6 का 6 और 6 चौक 24, तो हम क्या लिख सकते हैं 10/4, और 10 की घात कितनी आ जाएगी, ये +1 है -1 है, एक ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। चाहो तो ऐसा बटे लेके तब काट दो 10 से 10। अब इसमें कैसे लिख देंगे 0.1 0.4 की घात m, यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ हो जाएगा 1/4, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अगर जो आधार समान होते हैं हमारे, मतलब नीचे वाले मान समान होते हैं, तो घातें बराबर होती हैं। घातें बराबर होने का मतलब ये हम कह देंगे घातों की तुलना करने पर m बराबर, हमें m का मान मिल गया, अभी एक मान मिला है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम कोटि निकालना चाह रहे हैं, पहला आंसर। और कोटि कब निकलेगी, जब m और n के मान जोड़ देंगे तो कुल कोटि आ जाती है, यही तो होती कोटि। तो हमें m का मान मिल गया, अब n का मान निकालेंगे। अब देखो n का मान कहाँ से निकलेगा, इन समीकरणों में से हमें m काटना है, क्योंकि m का मान तो आ गया, n बचाना है। तो ऐसा मान ढूंढेंगे जिसमें m और m एक से हो, यह है दोनों, तो तीसरी और चौथी को बटे कर देंगे। देखो समीकरण, हाँ, समीकरण 3 को 4 से भाग करने पर। अब देखो समीकरण 3 कौन सी है, समीकरण 3 है ये 7.2 गुणा 10 की घात -2, और ये 10 की घात -1। अब बराबर, अब इनके मान देख लो क्या रहा है, 7 वाले का मान
और नीचे अब देखो इधर ये वाले मान आ गए। अब इससे तो कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब दशमलव के बाद इधर 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक बना लेंगे हम। अब दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ये 720 है, ये 288 है, 10 घात। अब एक काम क्या करो, घात माइनस में मत लेके जाओ, प्लस में लेके आओ, इसे नीचे को लेके आओ। दो वाला नीचे आओ ताकि 0 से 0 कटता हुआ दिखाई देगा तुम्हें। बराबर देखो 0.2 और 0.4 की घात क्या हो जाएगी, n, दोनों पर है। यहाँ बचेगा 720 और यहाँ 288 और कितना बचेगा 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल और ये 2 बार, यानी 1/2 की घात n। अब ये 72 दिया है और 288 दिया है। ऐसा तो है नहीं कि ये हवा में दे दिया होगा, कुछ ना कुछ खासियत हुई होगी इसकी, कुछ खासियत हुई होगी। अगर ये आपस में कोई खासियत नहीं होगी तो इसका मतलब हमारी घातों की तुलना नहीं हो सकती। अगर दशमलव में माना तो तुलना नहीं हो सकती। और सोचो, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये IIT लेवल के सवाल होते हैं जो कि और बड़े हो सकते हैं। अगर सोचो कि ये मान ऐसा आ जाए जो ना कटे, ऐसा हो जाए कि जैसे दशमलव का कुछ काट कूट के ऐसा आया कि 1.256 आ गया कुछ, और इधर अभी भी हमारा 1/2 की घात है नहीं है, तो अब तो ज़िंदगी में तुलना नहीं हो सकती। तो इसके लिए फिर एक ही तरीका बचता हमारे पास कि दोनों पक्षों का लोग ले लिया जाता है। लोग में एक हाथ आगे आ जाती है और इसमें 12 के आगे का 5 और 6 देख लेते हैं, तो उससे n का मान 2 मिनट में आ जाता है। अगर ऐसा आ जाए, लेकिन ऐसा ये समझ लो कि किस्मत तुम्हारी जब 100% ही खराब होगी ना तभी आएगा, 99% खराब होने पर भी नहीं आएगा। बहुत ही बुरी किस्मत होगी तब जाके ऐसा सवाल आएगा। लेकिन अब ओए मैं आगे की स्थिति बता रहा हूँ कि अगर जो आ जाए ना तो घबराना नहीं है। दोनों पक्षों का लोग लोगे, इधर का लोग इधर का n तो पहला आ जाएगा। इधर तो 1/2 का मान मतलब 2 का मान लगा दोगे, ये ऊपर ले आ गए, इधर इसका मान लगा दो, दोनों को सोल्व कर दो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 1-2 मिनट और फालतू, बाकी हो जाएगा। अब देखो इधर ये किसी ना किसी से कटेगा और ऐसी संख्या से कटेगा जिसमें 2 आएगा, मतलब 2 की घात बनेगा कुछ ना कुछ। तो कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28 और 4, ये 4 बार कट रहा है पूरा इससे, यानी कि 1/4 बराबर 1/2 की घात n। अब क्योंकि जब यहाँ 2 है या 4 है तुलना नहीं हो सकती, इसे 2 बनाना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, 1/2 की घात स्क्वायर। अब तुलना हो जाएगी, नीचे का आधार समान है तो घातें बराबर होती हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखो घातों की तुलना करने पर n बराबर कितना आ गया। अभी तक हमारे एक भी सवाल का आंसर नहीं आया था। अब तक हम सिर्फ फालतू की जद्दोजहद और मेहनत ही कर रहे थे। सवाल का आंसर अब आने शुरू होंगे। अब आ जाओ पहले सवाल पर। यह है पहला सवाल है, विक्रय कोटि। तो देखो नंबर 1 सवाल का आंसर आना स्टार्ट हो गया। अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, m + n। m का मान 1 आया, n का मान 2 आया, अभिक्रिया कोटि 3 हो गई। ठीक है जी। अब आ जाता है सेकंड। देखो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक के लिए तुम्हारे पास 4 समीकरण हैं, जिससे चाहो जहां चाहो उनमें मान लगा दो mn के। ये वाला मान भी k का मान आ जाएगा। तो किससे आसान पड़ेगा, सबसे आसान हमें इससे ही पड़ेगा। समीकरण 2 में मान लगा दो, किसी से बाहर नहीं पड़ेगा, सबसे बराबर ही पड़ेगा। समीकरण 2 में m व n के मान रखने पर, जब m और n के मान लगाएंगे हम, तो यहाँ तो आ जाएगा 6 × 10 की घात -3 बराबर k। 0.1 मान था, इसका मान कितना था 1। तो जी 6 × 10 की घात -3 k, इसका मान तो आ गया 0.1। इसका मान कितना आ जाएगा, जिससे ना पता वो ऐसे कर लियो 2 बार, वरना मैं 0.001 करूँ तो तुम कहोगे ना क्या हो गया 0.1। देखो अब इसमें दशमलव हटाएंगे, इसका 0, दशमलव हटाएंगे इसका 0, कितना हो गया 10 की घात 3। 10 की घात 3 ऊपर चला जाएगा, k बराबर
आगे अब देखो हमें के का मान भी मिल गया, एम का मान मिल गया। अब उसने थर्ड वाले में पूछा था डी के निर्माण की, देखो इधर डी के निर्माण की दर ज्ञात करनी है। दर का मतलब वेग ज्ञात करना है। कब? उसने एक तरीके से एक 5वीं लाइन और दे दी, सही मायनों में ये 5वीं लाइन दे दी। जब ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, ये निकालना था ना। कब निकालना था? जब ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तब निकालनी है दर, वरना दर तो यहाँ भी निकल हुई है, ये डी के मान की ही दर है। लेकिन ये वाला वेग तब है जब सांद्रता ये वाली ली है। अगर सांद्रता 5 ले लें और बी की सांद्रता 2 ले लें तो अब नया वेग कितना होगा वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो अब देखो इधर हम कहाँ से बनाएंगे, एक जो हमने समीकरण 1 बनाई थी, ए की जगह हम ये वाला मान लगाएंगे, बी की जगह ये वाला मान लगाएंगे। अब एन का मान भी पता है, एम का मान भी पता है, के का मान भी पता है, डी का आ जाएगा। और एक और बात याद रखना, अगर कोई ये सोचे कि मैं डायरेक्ट पहले ये वाला मान निकाल दूं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी है। तुम सोचो डायरेक्ट मैं पहले वेग स्थिरांक बता दूं, देखो डायरेक्ट वेग स्थिरांक बता दूं, पेपर गिरा है, कोई नई काम नहीं हुआ है। उधर डायरेक्ट तुम सोचोगे मैं वेग स्थिरांक का मान बता दूं, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ एम एन की जरूरत पड़ेगी। क्रम है, सीक्वेंस लगा है कि जैसे पहले पहली कक्षा में पढ़ेंगे, फिर दूसरी में, तीसरी में, ऐसे ही है। पहले एम एन का मान निकालना है, कोटि निकालनी है, ये निकालना है, निकालना है। तो देखो इधर थर्ड वाले में क्या करोगे, डी के निर्माण की दर भी कह सकते हैं या हम उसका वेग भी कह सकते हैं। और किससे? नहीं बोलो मत, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से जब हम इसका मान निकालेंगे तो देखो इधर तो जी डी के निर्माण का मान निकालें हम, इसका मान तो आ गया 6, इसका मान आ गया 0.5 और घात कितनी है एम की, और इसका मान 0.2 और घात कितनी है 2। 6 गुणा 0.5 और ये 2 गुणा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 0.4 आएगा। अब हम इसमें इसके गुणा कर देंगे। पहले तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, अब 3 किससे गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, तो ये 12 आ जाएगा। और मात्रक तुम्हें वही लिखना है जो यहाँ लिखा था, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। और लो जी ये फालतू में 5 नंबर का सवाल आता है। पाँच नंबर के लिए सरकार 15 मिनट देती है। ये तो क्वेश्चन तो डाल लेता ना इधर का, ये क्वेश्चन और डाल लेंगे और अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं।
हाँ जी, चेंज होनी चाहिए ना, इस समीकरण से मतलब नहीं होता ना, मतलब मैं सांद्रता से बाद में मतलब होता है कि जब समीकरण कंप्लीट हो जाती है तो कितनी सांद्रता होती है। ये तो ऐसे ही देती इन्होंने बना के, ऐसे इसमें भी देते हैं। ऐसे तो हम इसमें हिसाब लगा लेते हैं कि अभी 3 हो गई तो इत्तेफाक से 3 नजर आए, लेकिन है होती नहीं है ऐसे सही से। ये तो सिर्फ जनरल समीकरण दे देती है। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन उतार लिया दर का सबने, ये तो उतार लिया। इधर का ये नीचे वाला क्वेश्चन बताना है, ऊपर वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। 3 समीकरण बनेगी, नहीं बने ना हो तो मुझे दिखा देना कल। और ये वाला करवाना है मुझे, ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद। सारे मान अलग अलग हो तो वो सवाल लोग लेके होगा, फिर अभी बताया था ना मैंने। हाँ यार, फिर तो सब में लोग ले जाएगा, तो सोचो सवाल कितना भयंकर हो जाएगा वो। दोनों पक्षों का लोग ले लो, घात एन जो या एम के तो मान निकालने में अटकेंगे हम, एन आगा जाएगा उसका मान लगा देंगे आगे वाले का। वो तो फिर यार ऐसे ही आना जैसे भी आएगा। एक मिनट ना, जो जाए ना, एक मिनट रुक जाओ जरा, ये वाला क्वेश्चन देख लो, रुक जाओ, इसे उतार लेना भी आराम से। एक मिनट देख लो, वरना कोई कहीं पढ़ा है कोई कहीं पढ़ा है। क्वेश्चन ये है भाई कि किसी अभिक्रिया की दर 27 डिग्री सेल्सियस ताप से कितने 37 डिग्री सेल्सियस ताप परिवर्तन से दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। इस अभिक्रिया की संघनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आर का मान इतना ध्यान, ये जो है ना 2 ताप दिए हैं और 2 वेग स्थिरांक दिए इन्होंने, तो हमें लगानी है आर्हेनियस समीकरण, क्योंकि आर्हेनियस ने ताप में और वेग स्थिरांक में संबंध बताया था, तो ताप में और वेग स्थिरांक में संबंध बताती है, तो ऐसी समीकरण आर्हेनियस समीकरण से सवाल सोल्व होगा। तो देखो इधर ये कह रहे हैं अभिक्रिया की दर 27 से 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर दोगुनी हो जाती है। सही से समझ लेना। तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया, चूंकि अभिक्रिया के वेग, दर का मतलब वेग होता है, अभिक्रिया की दर दोगुनी
होने पर, देखो सर अभिक्रिया की दर दोगुनी होने पर वेग स्थिरांक भी 2 गुना हो जाता है। वेग स्थिरांक भी 2 गुना हो जाता है। जब 2 गुना हो जाता है तो हम कहेंगे माना K1 बराबर जो ना वो K है, यहां से लिखेंगे माना जब, अब सुन लो भाई कहानी जरा, जब ताप T1 बराबर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, तो वेग कितना हो जाएगा, वेग स्थिरांक K1 बराबर K मान लेंगे हम। फिर ताप हमने बढ़ा दिया कितना, तो K2 का मान कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाता है। वो कह रहे ना अभिक्रिया की दर इतने से इतना ताप परिवर्तन करने पर 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी होने का मतलब प्रारंभ में हमने K मान ली, तो बाद वाली कितनी हो जाएगी 2K। ये अभिक्रिया की दर है, लेकिन जब दर 2 गुनी होती है ना तो वेग स्थिरांक भी 2 गुना होता है, अनुक्रमानुपाती होता है इसका।